बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक इंग्लिश एमडी कैट में E2 L2 यानी लेक्चर 2 और टॉपिक हमारा क्या था? एग्रीमेंट मिस्टेक्स। लेक्चर 1 में हमने कुछ एग्रीमेंट्स स्टडी किए हैं बिटवीन सब्जेक्ट आई मीन नाउन एंड वर्ब, और यहाँ अब हम कुछ और एग्रीमेंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 आज के लेक्चर नंबर 2 में देखते हैं क्या है। तो पहला पॉइंट है हमारे पास आज, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। ऑल prepositions are followed by objective case. Objective case of pronouns. पॉइंट बड़ा सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, ज़रा गौर कीजिएगा कि ऑल प्रेपोजिशंस, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ दो एक पॉइंट को। ऑल प्रेपोजिशंस हमेशा तमाम किस्म की प्रेपोजिशंस, चाहे वो फिक्स प्रेपोजिशन ऑन फिक्स्ड हों, किसी भी किस्म की प्रेपोजिशंस हों, उनके बाद हमेशा पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। पर्सनल प्रोनाउन में आपको मालूम है नॉमिनेटिव केस भी होता है जिसे एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं, इसी तरह से पोजेसिव केस भी होता है और फिर ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। तो हमने हमेशा तमाम किस्म की प्रेपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्टिव केस को ही राइट केस समझना है। मैं इसे एग्जांपल के ज़रिए से मज़ीद क्लियर भी कर दूंगा, और साथ ही एक और पॉइंट भी मैं रूल नंबर एक और भी डिस्कस करना जा रहा हूँ, जो इसी के अंदर जो है हम दोनों पॉइंट को एक ही अंदाज में डिस्कस करेंगे। मैं लिख रहा हूँ ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। All forms of verbs are followed by objective case of pronouns। फिर ज़रा गौर कीजिएगा, ऑल फोर फॉर्म्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, और ये ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस। ये दो एरियाज मैंने अगेन अंडरलाइन कर दिए हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, कि हमेशा हमने चाहे फॉर्म क्या होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब आपको मालूम है, कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स को बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है। जितनी भी टाइप्स की फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, पांचवी टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब भी होगी, सब के बाद हमने हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सन प्रोनाउन यूज़ करना है। ठीक है, इसे एग्जाम्पलीफाई करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ आपके साथ। एग्जाम्पल नंबर 1, लुक एट इट। दिस मैटर इज between you and I/me और डॉट। एक और एग्जांपल शेयर करते हैं। He sent me an email। इसको रीराइट करते हैं, तो देखिएगा एक और एंगल से। ही सेंट टू मी एन ईमेल। डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ कंसर्न क्या है? ऑल द टाइम ऑल टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस आर फॉलोड बाय द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस। Look at it, the very first example, this matter is between you and me and I. The area I have encircled is
नोन टू बी अ प्रेपोजिशन। बिटवीन क्या है? एक प्रेपोजिशन है, मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, ये एक प्रेपोजिशन है। और अभी हम बात कर रहे थे कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस ऑफ प्रोनाउन आएगा? ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव तो नहीं कहा, पोजेसिव तो नहीं कहा, तो फिर यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। मैं यहाँ यू को अंडरलाइन करके इसके नीचे लिख रहा हूँ कि ये एक ऑब्जेक्टिव केस है। आप भी लिखें प्लीज़, ताकि आप जब अकेले बैठे पढ़ रहे हों तो आपके लिए अपने ही बनाए नोट्स कंफर्टेबल आपको कर दें। तो यू एक ऑब्जेक्टिव केस है। अब एंड के बाद हम देख रहे हैं एक हमारे पास सब्जेक्टिव केस है आई, और एक है उसका ऑब्जेक्टिव केस मी, क्योंकि आई, माई, मी। तो ऑब्जेक्टिव केस हमें रिक्वायर है या सब्जेक्टिव केस? डेफिनेटली वी विल गो फॉर द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ हम मी को टिक करेंगे और आई को क्रॉस कर देंगे। ये स्लैश या ऑब्लिक मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए यहाँ पर पंक्चुएट की है। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा कि किसी एमसीक्यू में दोनों ही ऑप्शन आई हों, एक आई होगी और उसको अंडरलाइन करके कोई ऑप्शन नेम बना दिया गया होगा, या उसका ऑप्शन नेम ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो आपने यहाँ किस एक जो है ऑब्जेक्टिव केस को यूज़ करना है? मी को। और मी आप सेलेक्ट करेंगे और आई को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है। मैं इसको भी अंडरलाइन करके इसके नीचे लिख रहा हूँ कि ये एक ऑब्जेक्टिव केस है, और आई को अंडरलाइन करके बता रहा हूँ कि ये एक सब्जेक्टिव केस है। आई क्या है? एक सब्जेक्टिव केस है, SC सब्जेक्टिव केस, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। अब हम चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में। यहाँ पर एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, लुक एट इट। ये सेंट जो है वो सेंड की एक फॉर्म है, और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है? यस, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। शाबाश, ठीक बताया आपने। सेंड की सेकेंड फॉर्म ऑफ सेंट है, और थर्ड कौन सी होती है? थर्ड भी यही होती है, सेंट ही होती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं आपकी फैसिलिटी के लिए, ठीक है। सेंट एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये एक मेन वर्ब है। MV का मतलब होता है मेन वर्ब, ठीक है। MV मोडाल वर्ब भी होता है, HV हेल्पिंग वर्ब होता है। तो सेंट एक मेन वर्ब है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैं यहाँ पे सेकंड भी लिख देता हूँ, ये मेन वर्ब सेकंड फॉर्म है। और अभी हमने ये रूल लिखा था, आपके साथ शेयर किया था बिगिनिंग में, कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो या थर्ड, फोर्थ और या फिफ्थ फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब हो, सब के बाद हमने कौन सा केस यूज करना है प्रोनाउन का? ऑब्जेक्टिव। लुक, ये मी, आई का कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव है ना। तो फिर आप इसे अपने पास भी मेंशन करें कि ये ऑब्जेक्टिव केस ही सर ने यूज़ किया है, ठीक है। मी, यहाँ मैंने आई तो यूज़ नहीं किया, मैंने ये तो नहीं लिखा ही सेंट आई एन ईमेल, मैंने लिखा है ही सेंट मी एन ईमेल। एक बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब थर्ड एग्जाम्पल में जाते हैं, जिसे मैंने रीराइट किया, जिसमें मैंने 2 किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन वाली एक्टिविटी अडाप्ट की है। वो क्या कि यहाँ मैंने मेन फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ कर दिया सेंट, और साथ में प्रेपोजिशन भी यूज़ कर दिया। गौर कीजिएगा। और यहाँ देखिएगा कि सेंट के बाद हमने एक प्रेपोजिशन यूज़ की, और प्रेपोजिशन के बाद कौन सी केस आई है? ऑब्जेक्टिव केस आई है। ये एक प्रेपोजिशन है, टू, आप अपने पास मेंशन करेंगे ये एक प्रेपोजिशन है, और मी जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव केस, इसे भूलें मत। तो लिहाजा हम इस पॉइंट को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इससे आगे वाले पॉइंट में जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इस जगह को अगेन क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर आ जाएं जी। रब ऑफ कर दूँ? ओके, कर देते हैं। ले भाई, ये रब ऑफ हो गया। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे मार्कर्स होते हैं, उन मार्कर्स का हमें पता होना चाहिए ताकि हम सही फॉर्म ऑफ वर्ब एग्री कर सकें। एग्रीमेंट मिस्टेक की बात चूँकि चल रही है, तो एग्रीमेंट मिस्टेक में देखते हैं कि नेक्स्ट रूल में क्या है। हेल्पिंग वर्ब का एग्री होना ज़रूरी है मेन वर्ब के साथ। किसके साथ? मेन वर्ब के साथ। कुछ हेल्पिंग वर्ब कह लें, कुछ वर्ड्स कह लें, जो अपनी डिमांड में सही वर्ब को
जो है वो डिमांड करते हैं, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए उनके साथ, या सेकंड या थर्ड या फोर्थ देखते हैं। हम यहाँ एक ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है, और लिख लेते हैं कि ये सिग्नल वर्ड्स हैं। कौन से वर्ड्स हैं? सिग्नल। शाबाश, याद कर लेना इनको, और जो बच्चे इनको याद कर लेंगे फिर उनको किसी भी एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी पहचानने में, वरना भूल जाएंगे फिर। जी मैंने एक ब्लॉक बना लिया यहाँ पर, ये एक ब्लॉक बन गया डियर स्टूडेंट्स, और इस ब्लॉक के अंदर ये एक है, 2, 3 और ये 4, ठीक है। यहाँ हम अपनी फैसिलिटी के लिए लिख लेते हैं कि V1, V1 से मुराद आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, V2 से मुराद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, V3 से मुराद थर्ड फॉर्म है, V4 से मुराद वर्ब की ING वाली फॉर्म है, ठीक है। कौन सी फॉर्म? ING फॉर्म, और आप इसे ING बोल लें या V4 बोल लें। अब जी हम V1 में देखते हैं कौन कौन से मार्कर्स होते हैं। मैं नोट करवाता हूँ, आपको नोट करें साथ साथ। जैसे कि एक वर्ड है जी ऑफन, जैसे ऑलवेज, जैसे यूजुअली, फिर डू है, डज है, डिड है। मैं साथ साथ बोल रहा हूँ ताकि आप से मिस्टेक ना हो, लिखते हुए कंपैटिबलाइज करें अपने आप को मेरी वॉइस के साथ, ठीक है। डू है, डज है, डिड है, फिर इसी तरह से आप कहेंगे जी यूज टू है, फिर हैड, बेटर है, फिर जी आप देखें इसमें कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, इज टू, आर टू, एम टू, was to, were to, has to, have to, had to, will have to, shall have to, एटसेट्रा। ये सारे कुछ ऐसे मार्कर्स हैं जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, ठीक है। मोस्टली इन्होंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आना है। और अगर हम बात करें सेकंड टाइप की, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कौन कौन से मार्कर्स आते हैं, जैसे कि गो है, लास्ट है, यस्टरडे है, व्हेन है, बिफोर, एटसेट्रा। ये मोस्टली मार्कर्स सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आते हैं। फिर हम देखते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कौन से मार्कर्स आते हैं। ऑलमोस्ट है, ऑलरेडी है, जस्ट है, हैज़ है, हैव है, हैड है, और ऑल पैसिव वॉइस हैं। ऑल पैसिव वॉइस, कितने पैसिव वॉइस टोटल? 8 है भाई, 8 है, ठीक है। ऑल पैसिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस कितने होते हैं? 12 होते हैं। टोटल टेंसेस कितने हैं? 20 हैं, ठीक है। याद रहेगा, भूल जाए तो फिर पूछ लीजिएगा किसी से, किताब में पढ़ ली किसी से। और फिर फोर्थ फॉर्म के साथ कौन कौन से मार्कर्स होते हैं? इज़ है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, विल बी, एक्टिव वॉइस में, शैल बी एक्टिव वॉइस में, ठीक है, पैसिव वॉइस में नहीं। फिर उसके बाद
सिंस है, फॉर है, नाउ है, एट प्रेजेंट, एटसेट्रा। ये कुछ मार्कर्स हैं जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ मोस्टली 99.9% यूज़ होते हैं। अगर आप इनको याद कर लें तो आपको किसी सेंटेंस में, किसी एक्सप्रेशन में उसके साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब एग्री करनी चाहिए पता चल जाएगा। मैं आपको इसके हवाले से एक एग्जांपल भी शेयर करता हूँ, ठीक है, लेकिन इसको मुझे ब्लॉग को मिटाना पड़ेगा। मिटा दूँ? चलिए ठीक है, मिटा देते हैं। यहाँ तक मिटाते हैं ताकि आपको एग्जांपल भी दे दें। जी, एग्जांपल नंबर 1 है, his father had died 3 years ago, डॉट है, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं, इट रेन्स नाउ। डियर स्टूडेंट, सिंपल सी एग्जाम्पल और इन मार्कर्स को ध्यान में रखिए और पहली एग्जाम्पल को ज़रा चेक कीजिए। हिज फादर हैड डाइड 3 years ago। लुक एट द वर्ड। मैं यहाँ अगो को इंसर्कल कर चुका हूँ और आपको पता है इसकी ख़ास वजह यह है कि अगो मार्कर था सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का। लुक एट इट, ये ब्लॉक में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अगो यूज़ हुआ, तो फिर यहाँ पर हैड कैसे आ गया? ये जानबूझकर आपको एक रॉन्ग सेंटेंस दिया गया जिसमें आपको बताना मकसद ये था कि अगो अगर आ जाए सेंटेंस में तो फिर वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ नहीं आएगा बल्कि सेकंड फॉर्म के साथ आएगा। आपको करना क्या होगा? यू हैव टू एलिमिनेट दिस एरिया। लेकिन आप वहाँ पर किसी चीज़ को एलिमिनेट नहीं कर सकते, डल नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन एरर को, फ़र्ज़ करें यहाँ पे बीटा ऑप्शन बनी हो तो आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये बीटा है, तो आपने इसको डिटेक्ट कर लिया, ये एरर वाली जो है ऑप्शन है, आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो आपको यहाँ क्या करना होगा? हैड को एलिमिनेट करना होगा, क्रॉस कर दें हैड को। अगर आप हैड यहाँ से निकाल दें तो सेंटेंस ओके हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे बन जाएगा, हिज फादर डाइड 3 years ago, ठीक है। ये सेंटेंस अब ठीक होगा हैड को एलिमिनेट करने से, क्योंकि अगो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का मार्कर है। लुक एट इट। अब चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। इट रेन्स नाउ। नाउ यहाँ पर वर्ड है जिसको मैंने फिर इंसर्कल किया, तो नाउ तो कभी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आता ही नहीं है। ये किसके साथ आता है? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। लुक एट इट द कॉलम। ये ज़रा देखिए ब्लॉक क्या है, फोर्थ फॉर्म वाला। इसमें नाउ आया है और नाउ ने फोर्थ फॉर्म के साथ, ING फॉर्म के साथ आना होता है। अगर यहाँ होता इट इज़ रेनिंग नाउ, क्या होता? इट इज़ रेनिंग नाउ, तो फिर ठीक था। अभी ये रॉन्ग है, लिहाजा हम इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है। सही क्या होना था? इट इज़ रेनिंग नाउ। फाइन, ये हमारा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि जी हमारे पास इससे अगला पॉइंट क्या है, क्वांटिफायर का। क्वांटिफायर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। क्वांटिफायर 2 तरह के होते हैं। क्वांटिफायर कितनी तरह के हैं? 2 तरह के। एक होते हैं जी नंबरेबल, नंबरेबल, और एक होते हैं मेजरेबल। दो तरह के क्वांटिफायर। नंबरेबल कौन से होते हैं? मैं यहाँ उनको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। मैनी, नंबर, फ्यू, एटसेट्रा, ये नंबरेबल होते हैं। मेजरेबल कौन से होते हैं? अमाउंट, मच, लिटल, एटसेट्रा। ये 2 तरह के क्वांटिफायर हैं। क्वांटिफायर में नंबरेबल होते हैं। नंबरेबल मिसाल के तौर पर मैनी आ जाए, नंबर आ जाए, फ्यू आ जाए किसी एक एक्सप्रेशन के साथ, वो नंबरेबल क्वांटिफायर होगा।
मेजरेबल कैसे होते हैं, अमाउंट लफ्ज़ है, मच है, लिटिल है, ये जिस वर्ड के साथ आ जाए, जिस नाउन के साथ आ जाए तो वो मेजरेबल क्वांटिफाई कहलाता है। अब ये हमें पता होना चाहिए कि ये आते किन के साथ हैं, ये नाउन के साथ आते हैं। किसके साथ? नाउन के साथ। देखिएगा ज़रा, नंबरेबल क्वांटिफायर आएगा काउंट नाउन के साथ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपकी फैसिलिटी के लिए काउंट नाउन, काउंट नाउन, और यहाँ लिख रहा हूँ नॉन काउंट नाउन, नॉन काउंट नाउन। अब देखिए जी, ये मैंने ब्लॉक भी बना दिया चलिए आपकी फैसिलिटी के लिए, ये और ये। काउंट नाउन किनको बोलते हैं? जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ये मार्कर काउंट कर सकते हैं कितने, 1 2, मैं काउंट कर सकते हैं, मुझे आप, मैं एक टीचर हूँ इस वक्त, ठीक है। ये बोर्ड कितने हैं, एक वाइट बोर्ड है, ठीक है। ये लेक्चर कितना है, एक लेक्चर है, ठीक है। ये काउंट नाउन है। जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो मेजरेबल जो है नॉन काउंट नाउन होते हैं, उनके साथ मेजरेबल जो है वो क्वांटिफाई यूज़ करते हैं। जैसे शुगर है, जैसे वाटर है, जैसे मिल्क है, ठीक है। इनको हम नॉन काउंट नाउन कंसिडर करते हैं, उनके साथ हम अमाउंट या मच या लिटिल यूज़ करते हैं। जैसे वक्त है, वक्त कोई जल्दी आ जाता है, कोई देर से आता है, कोई ज़्यादा टाइम लगा देता है, कोई कम टाइम लगा देता है, तो जो ये वक्त है ये भी एक जो है वो नॉन काउंट एंटिटी बन जाती है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल शेयर करते हैं, वो ज़रा नोट करें। नंबर 1, अ ग्रेट नंबर ऑफ people gathered there। ये बिल्कुल राइट एक्सप्रेशन है, इसमें मिस्टेक मैं आपको करके देता हूँ। ये देखिएगा, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ पीपल। बोले जी कौन सा वाला ठीक है? पीपल जो है काउंट नाउन है कि नॉन काउंट? डेफिनेटली यू विल से दिस इज अ काउंट नाउन। सी नाउन, सी एन मीन काउंट नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के साथ हम कौन सा वाला क्वांटिफाई यूज़ करेंगे? नंबरेबल। और यहाँ पर हम नंबर यूज़ करेंगे, इसमें टिक कर रहा हूँ नंबर को, और अमाउंट को हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। चलें इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, वो क्या है जी? There is many sugar in the tea। इसको हम डेलिबरेटली मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर there is much sugar in the tea। There is many sugar in the tea, there is much sugar in the tea। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिटर्मिनर बाद में देखना है, पहले हमें नाउन देखना है कि कौन सा है। नाउन हमारे पास कौन सा है भाई? नॉन काउंट नाउन है, नॉन काउंट नाउन, NCN में नॉन काउंट नाउन। तो इसके साथ अब क्वांटिफाई कौन सा आएगा? मेजरेबल के नंबरेबल? मेजरेबल। मच, मच को हम टिक करेंगे और मैनी को हम क्रॉस करेंगे, ठीक है जी। ये हमारा पॉइंट भी हो गया क्लियर। अब हम जो है चलते हैं इस एक पॉइंट को यहाँ पर रोक कर कुछ वोकैबलरी की तरफ। UHS वोकैबलरी भी है, और आपको पता है ये काफ़ी बैफलिंग और कंफ्यूजिंग भी होती है, क्योंकि इसके बड़े शेड होते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन में इसका बड़ा वाइटल रोल है, तो वोकैबलरी को भी साथ साथ करना है, तो हम इस एक लेक्चर में थोड़ा सा वोकैबलरी को भी कर लेते हैं साथ में। और आप अपनी जो है वो बुक्स खोलें जिसमें वोकैबलरी है, और वोकैबलरी के पोर्शन में आज हमारा वोकैबलरी का पोर्शन जो कवर करना है इस लेक्चर में 21 से 40 वर्ड्स का है। तो आप अपनी वोकैबलरी बुक सामने खोलें, और मैं भी अपनी वोकैबलरी बुक खोलता हूँ। इसमें हम वर्ड्स को देखते हैं, और उन वर्ड्स को डिफरेंट शेड्स में सिनोनिम्स के हवाले से देखना होता है कि शेड्स उसके क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले वर्ड नंबर 21 है आपके पास बुक में, कोलाइडेड, और उसके साथ प्रेपोजिशन है विद, कोलाइडेड विद। ये जानबूझ के मैंने कलर में प्रेपोजिशन लिखी है
कि इसके साथ आना ही विद ने है। आप इसको फिक्स प्रेपोजिशन समझें, इसको याद कर लें। कोलाइडेड विद, कोलाइडेड विद का मतलब क्या है? टक्कर खाना या टकराना। ये हम स्पीडीली काम कर रहे हैं और आप भी इसको ज़रा स्पीड से जो है वो कवर करें। इसके सिनोनिम्स में देखें, क्लैश है, कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्कॉर्डेड है, जार है, डिस्कॉर्ड है, क्रैम्प है, क्रैश आ जाना। फिर इसके एंटोनिम देखिए, एड है, असिस्ट है, हेल्प है, अकॉर्डेंस है, ये इसके ओपोजिट वर्ड्स हैं। अब हम चलते हैं वर्ड नंबर 22 की तरफ। वर्ड नंबर 22 में देखें, क्रूडली एक वर्ड है यहाँ पर लिखा, जिसका मतलब है नामुहज़्ज़ब, नामुहज़्ज़ब होना और जो है गैर सलीकामंद होना। इसके सिनोनिम में देखिए, नेटिव है, मुकामी, नेचुरल है, रॉ है, जैसे रॉ मटेरियल होता है, रूड है, अनरिफाइंड है, ये गैर सलीकामंद या नामुहज़्ज़ब के सेंस में जाएगा। रफली है, और इसके एंटोनिम में जाएं, काइंड है, ओपोजिट होना ना, काइंड है, नाइस है, रिफाइंड है, फिल्टर्ड है, प्रोसेस्ड है, स्मूथ है। और नंबर 23 में जाते हैं, कन्फ्रंट में। वर्ड है कन्फ्रंट 23 में, सामना करना, किसी का सामना करना, फेस करना, जैसे कन्फ्रंट करना, दुश्मन का सामना करना वगैरह वगैरह। तो इसके सिनोनिम में देखें, बियर्ड है, ब्रेव है, ब्रेजन है, और ब्रेस्ट है, डेयर, डिफाई, फेस है, आउट फेस है, इनकाउंटर करना, मीट करना, अक्सर वर्ड पढ़ते हैं इनकाउंटर होना किसी का, ठीक है। फिर यहाँ पर सिनोनिम में जाएं इसके, और सिनोनिम पढ़ के हम ऑपोजिट वर्ड देखते हैं। अवॉइड है, एल्यूड करना, इवेड करना, सरेंडर करना, यील्ड करना, बैक डाउन करना, हथियार डाल देना, सामना ना करना बल्कि हार मान जाना। नंबर 24 है कंपेल्ड। नंबर 4 में देखें, कंपेल्ड है, मजबूर करना, मजबूर हो जाना, उकसाना किसी को। सिनोनिम है कोर्स, कॉन्स्ट्रेन है, ड्रैगन है, ड्राइव है, फोर्स है, इम्पेल करना, ओब्लाइज करना। एंटोनिम में देखें, डिसवेड है, डिस्करेज है, हाल्ट है, स्टॉप है। और फिर हम इसके नंबर 25 में जाते हैं। 25 में देखिए, कॉक्स्ट है। कॉक्स्ट का मतलब होता है किसी को फिसलाना, किसी को जो है दिलासा देना, बहलाना। और इसके सिनोनिम में देखिए, ब्लेंडिश है, कैजोल है, पेलावर है, वीडल, प्लावर, एंटिस, इंड्यूस, यानी किसी को टेम्प्ट करना, उकसाना किसी को, इस सेंस में भी आता है ये, ठीक है। और इसके एंटोनिम में देखें, डिस्करेज करना किसी को, रिपेल करना, रिपल्स करना, डिसगस्ट, नापसंदीदा के मीनिंग में जाता है। और नंबर 26 में कॉम्प्रिहेंशन है, समझबूझ, किसी चीज़ की समझबूझ होना, अंडरस्टैंडिंग होना। सिनोनिम देखिए, एप्रिसिएशन है, ग्रैस्प है, किसी चीज़ को समझ लेना, ग्रिप कर लेना, होल्ड कर लेना, परसेप्शन करना, अंडरस्टैंडिंग होना वगैरह वगैरह। और इसके एंटोनिम में देखें, इग्नोरेंस है, मिस इंटरप्रिटेशन है, इनएबिलिटी है, मिस्टेक है। और हम चलते हैं 26 के बाद 7 में, क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है मुतजस्सिस होना, किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करना, इनक्विजिटिव होना। तो इसके सिनोनिम में देखें, नोजी है, इनक्विजिटिव, नोजी नोज से है, जैसे किसी को किसी चीज़ की बड़ी परवाह हो, हर वक्त वो उसके बारे में जानने की कोशिश करता हो, नोजी उसको। इनक्विजिटिविटी होना, प्रेइंग होना, स्नूपी होना, इंटरेस्ट लेना, एनालिटिकली एग्जामिनिंग करना। इसके एंटोनिम में देखें, इनक्यूरियस है, डिटैच्ड है, और डिसइंटरेस्टेड है, इनडिफरेंट है, यानी ला ताल्लुकी का इजहार करना। 27 के बाद 8 में जाते हैं, कैजुअली, जिसका मतलब क्या है? कैजुअली का इत्तफाकन होना, हादसाती तौर पर होना। यहाँ पे देखिए, कैजुअली, कैजुअली का मतलब है इत्तफाकन होना, हादसाती तौर पर होना कोई चीज़। और फिर देखते हैं इसके सिनोनिम में, एवरी डे होना, इनफॉर्मल होना, वर्क अ डे होना, बाई चांस होना, अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए कोई काम होना, ये कैजुअली है। और इसके एंटोनिम में क्या है? फॉर्मल, यानी समझ बूझ कर कोई काम करना, इंटेंशनली कोई काम करना, प्लान्ड कोई काम करना, कॉन्शियसली कोई काम करना। फिर नंबर 29 में जाते हैं, कन्फाइनिंग में। कन्फाइनिंग का मतलब होता है महदूद करना, रोकना, किसी चीज़ को थामना, रोक लेना, रोक के रखना। कैप है, होल्ड है, जैसे मैंने ये मार्कर के आगे कैप लगा रखी है, रोक रखा है इसको लिखने से। लिमिट है, लिमिट होना, रिस्ट्रिक्ट होना, सर्कमस्क्राइब होना, बॉन्डिंग होना। फिर इसके एंटोनिम में देखें, लिबरेटिंग है, किसी को आज़ाद कर देना, इवेड कर देना, एस्केप कर देना, फ्री कर देना, ठीक है। हम चलते हैं 29 से 30 में, क्रैम्ड। क्रैम का मतलब बड़ा सिंपल है, रट्टा लगाना, किसी चीज़ को ठोंसना, जैसे कोई बोरी हो उसमें कोई चीज़ ठोंसी जाए, ठीक है, भर भर के उसको जो है कहीं लेकर जाया जाए, ये क्रैमिंग है। तो इसके सिनोनिम में देखिए कि चार्ले हॉर्स है, क्रिक है, क्निक, किंक है, स्पैन है, क्राउड है, लोड है, ओवर क्राउडेड है, पैक्ड है, बहुत ज़्यादा उसको भरना, शोव, स्टफ़ करना। एंटोनिम में देखें, एब्सटेन है, और डाइट है,
फास्ट है, लेट गो है, निब्बल, पुल, ये सब इसके एंटोनिम में जाएगा बेटा। 31 में कन्फर्म है, वर्ड कन्फर्म है, पक्का करना, तस्दीक करना, किसी चीज़ की तस्दीक करना, ठीक है, और उसको पक्का समझना, तहकीक कर लेना। तो सिनोनिम में देखें कॉर्बोरेट है, अटेस्ट है, आर्गू है, सर्टिफाई करना, बियर करना, और इसके एंटोनिम में देखें कन्फ्यूज़, कोई चीज़ तस्दीक नहीं बल्कि कन्फ्यूजन का शिकार है, कॉन्ट्राडिक्शन का शिकार है, डिनाई कर दी, इनकार कर दिया, डिसअलाउ, इजाज़त ही नहीं दी। हम तो 32 में चलते हैं। 32 में कॉशन है वर्ड। कॉशन का मतलब होता है किसी को हुक्म देना या किसी को ताकीद करना या होशियार करना, ठीक है। और इसके सिनोनिम में देखिए केयर है, चेरीनेस है, और कॉशियसनेस है, हीडफुलनेस है। हीडफुलनेस भी बड़ी तवज्जो देना, प्रूडेंस बड़ी जो है तवज्जो से, बड़ी दहानत से फिक्र करना। और फिर एंटोनिम में केयरलेसनेस है, कैजुअल है, इम्प्रूडेंस है, बदतमीजी को भी कहते हैं। 33 में कैप्टिवेटेड है, दिल मोह लेना, किसी चीज़ का दिल मोह लेना, या कोई चीज़ बड़ी प्यारी लगे कि आपके दिल को बहुत अच्छी लग जाए, आप उसमें आपका दिल में वो चीज़ घर कर जाए, ये है कैप्टिवेट करना। अल्योर करना, बिगाइल करना, बिविच करना, चाम, बहुत पसंदीदा। एंटोनिम क्या है? एनॉय, बड़ी बुरी लगना, बोर, बहुत ही बोरियत वाली, डिप्रेस, मायूसी वाली, डिसअपॉइंटमेंट वाली। नंबर 34 में जाते हैं बेटा, नंबर 34 में जाते हैं। कंडिसेंडेड है, इसका मतलब है आजिज़ी करना, झुकना, इनकसार करना। सिनोनिम में देखें डीन है, स्टूप है, स्टूप ये कमर झुकी हुई है थोड़ी, स्टूप है। एकोमोडेट करना, किसी को अपने साथ अकोमोडेट कर लेना, अकॉर्ड करना, एग्री करना, बेंड करना, ये सारे सिनोनिम है। ओपोजिट क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट है, डिक्लाइन है, डिनाई है, डिसएग्री करना। जैसे हम एग्रीमेंट मिस्टेक पढ़े हैं जिसमें डिसएग्री भी हो जाता है कभी वर्ब, तो वो क्लैश कर जाता है एक्सप्रेशन। तो क्राइटेरिया नेक्स्ट वर्ड है 35। क्राइटेरिया का मतलब है जाँच या पड़ताल करना, कोई म्यार होना। तो इसके सिनोनिम में बैरोमीटर्स हैं, बार्स हैं, बेंचमार्क्स हैं, पार्स हैं, मैट्रिक्स है, यार्डस्टिक्स हैं, ग्रेड्स हैं। कोई भी चीज़ जो है कोई स्टैंडर्ड है उसको भी क्राइटेरिया बोलते हैं। एंटोनिम में क्या है? चेंज है, कंजेक्चर है, फैंसी है, तसव्वुर, गैस करना। फिर हम चलते हैं 35 में के बाद 6 में। डेंटली, बड़ा नरमी से, नज़ाकत से, नाज़म अंदाम। और इसका सिनोनिम क्या है? चूज़ी, डेलिकेट, फास्टिडियस, और बहुत ज़्यादा फसी, नाइस, और मेडिश। फिर इसके एंटोनिम में देखें डिफ़िकल्टी है, रफली है, अनआर्टफुली है, फोर्सफुली है, ये इसके ओपोजिट वर्ड्स हैं, बड़े सख्त किस्म के। 37 में डिस्पेंसिंग है। डिस्पेंसिंग में देखिएगा 30 नाफज करना, किसी चीज़ का जारी करना, जैसे कोई कानून नाफज कर दिया जाए, कोई हुक्म जारी कर दिया जाए। एलोकेट करना, एडमिनिस्टर करना, अपोर्शन करना, एलोकेट करना, कोई जॉब वगैरह किसी को दे दी जाए, एलोकेट कर दी जाए। इसका ऑपोजिट है कंसील करना, ठीक है, हाइड, छुपा लेना, होर्ड, ज़ख़ीरांदोज़ी कर लेना, वगैरह वगैरह। और डिस्प्यूट है नंबर 38 पे, झगड़ा करना, लड़ना। और इसके सिनोनिम में कंट्रोवर्सी करना, डिफरेंस रखना, डिफ़िकल्टी पैदा करना, डिस्प्यूट पैदा करना। और ऑपोजिट क्या है? एग्री करना, अलाउ करना, अप्रूव करना। 39 में बेटा डिस्ट्रैक्ट है, अलहदा करना, जुदा करना, किसी एक चीज़ को दूसरे से अलहदा कर दिया जाए, डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए। और इसका सिनोनिम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, कॉल ऑफ है, डिस्ट्रैक्ट है, डाइवर्ट है। एंटोनिम क्या है? एंगर है, बोर है, काम है, क्लैरिफाई है। और लास्ट वर्ड 40 ड्रम्ड है, यानी ढोल बजाना, ड्रम बजाना। और बैरल है, इसका सिनोनिम कैन है, टिन है, कैनिस्टर है, स्ट्रम है। और जो है इस तरह के वर्ड जो है ना, ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो हम यहाँ पर अपनी आज की इस वकैब को ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमने 21 से 40 तक कवर करना था। और हमारा आज का जो है वो लेक्चर 2 एग्रीमेंट मिस्टेक पे वो भी मुकम्मल हुआ। एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।